मुसलमान इस बात से खाइफ थे कि हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमानों के जो तनासुब था वो 30% था। 16 तक हम ये देखते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल भी हिंदुस्तान की तकसीम के कायल नहीं है। सही। बलूचिस्तान हिंदुस्तान की दीगर 540 रियासतों से मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबुर्ज टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आपको मालूम है कि अगस्त का महीना आज़ादी का महीना है और 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में बलूचिस्तान का क्या किरदार रहा, आज हम डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब को ज़हमत दी है। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की आज़ादी में बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान का क्या हिस्सा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप जानते हैं कि बलूचिस्तान अगर नक्शे पर देखें या रकबे के एतबार से देखें तो मुल्क का कोई 43% है और साहिल उसका जो है 1000 किलोमीटर में से 770 किलोमीटर है। ईरान से जो हमारी सरहद 950 किलोमीटर है और तकरीबन इससे कहीं ज़्यादा अफ़गानिस्तान से है, तो इसकी लोकेशन अपनी जगह अहमियत रखती। अब हम आते हैं कि इसके सियासी पस मंज़र की तरफ, तारीख़ी पस मंज़र। मेरा हमेशा सियासी तजिया ऐसा ही होता है जैसा कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को अगर देखे तो अपने जो उसके सिम्टम्स हैं या अलामात हैं उससे वो अंदाज़ा करता है, लेकिन उसको कन्फर्म करने के लिए फिर वो उसको खून वगैरह की लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह, तो जो टेस्ट में जितने अज्जा जिस तरतीब से आते हैं वो एक साइंटिफिक अमल होता है। तो मेरी भी कोशिश ऐसी होती है। अब मैं थोड़ा सा आप अंग्रेज़ के अहद की तरफ चले जाएं तो मुग़लिया अहद उससे पहले का अहद है। एक ज़बरदस्त हमारे राइटर, दानिश्वर और तनकीद निगार गुज़रे हैं, शख्सियत निगारी पर उन्होंने काम, रशीद अहमद सिद्दीकी जी, उन्होंने मुग़लिया अहद के लिए कहा कि मुग़लिया अहद ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, गालिब और उर्दू ज़बान जी। इसी तरह अगर हम अंग्रेज़ के ज़माने को देखें तो अंग्रेज़ ने हमें जो है उसने भी 3-4 चीज़ें बड़ी लाजवाब दी। उसने रेलवे का निज़ाम दिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसने नहरी निज़ाम को तोसी भी दी और साथ बैराज वगैरह भी बनाए जिससे बिजली और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी काम। उसी के अहद में उसने हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, उसके आइन, उसके तकाज़े और इनको भी बदतदरीज आगे बढ़ाया। और इन सब को चलाने के लिए उसने जो निसाब तालीम दिया उसमें हर जो टेक्निकली या साइंसी शोबे के एतबार से जिन महारतों और तालीम की ज़रूरत थी वो उसने उसके प्रोवाइड की। एक, अब जब ये सब कुछ आ गया तो बात बनी कि जो उस ज़माने में होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह, तो उसके अंदर जो शराकत थी उस पर मुसलमान इस बात से खाइफ थे कि हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमानों के जो तनासुब था वो 30% था। 30% तनासुब था और उनका 70% 68% था हिंदुओं का। तो वो अगर उस तर्ज की जमहूरियत आए जिस तरह की इंग्लैंड में है तो वो डोमिनेट करेंगे और हमारा तशख़्ख़ुस जो है इस्लामी वो मुतासिर होगा। इस पे अहम जो दोनों पार्टियों में करारदाद या पास हुई या इत्तेफाक राय हुआ वो 1916 की करारदाद मीसाक लखनऊ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के तो उसको भी तसव्वुर किया और 30% कोटे को हर सूरत में वो किया, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाकी मुलाजमतों में। 16 तक हम ये देखते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल भी हिंदुस्तान की तकसीम के कायल नहीं है। सही। और वो कौमियत और वतनीयत की बुनियाद के ऊपर उसको लेके चलते हैं। अब ये सफ़र जब शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ता है तो 1927 में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे, वो इसको
मतलब एक जुम्बिश से मुस्तरद कर देते हैं। और कायदे आज़म उसको बचाने के लिए 1929 में 14 नुकात भी पेश करते हैं, जिसमें वो इसको दोहराते हैं कि आप जो है ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर नज़रसानी करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही। फिर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उस दौरान 1935 का कानून हिंद आता है, जो असल में एक आइन है मुश्तरका हिंदुस्तान का जो ब्रिटिश है। ये आइन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये आइन जो है वो बनाया बरतानिया की पार्लियामेंट। अच्छा, उसके लिए तजावीज़ होती रही हैं, मिशन आते रहे हैं, फिर जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं। अब जब ये तय हो गया कि अब जो है असल में इस सूरत हाल ऐसी चलेगी कि पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे, अगरचे उसके इख्तियारात शायद महदूद हों, तो उसके तहत फिर उसके अंदर हमारे ये कायदे आज़म के मुतालबात पूरे कर लिए गए। 30% मतलब मुस्लिम नशिस्तों का, और उसके साथ ही सिंध को बम्बई से अलग करने का और खैबर पख्तूनख्वा को अंदर जो है इस्लाहात करने का वगैरह वगैरह। लेकिन बलूचिस्तान के लिए कायदे आज़म ने सूबा बनाने का वो किया तो उसको मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जब अब हम इसके तहत इलेक्शन हुए 1937 में, जिसमें कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई। 9 सूबों में उसने अपनी हुकूमत बनाई, बाकी 2 सूबों में मखलूत हुकूमत बनाई। लेकिन उसके बाद जब जंग अज़ीम नज़दीक थी तो उसने दबाव डाल करके एहतजाज वगैरह करके रिज़ाइन कर दिया अपनी वजारतों से कांग्रेस ने। 1929 में जब जंग अज़ीम दोम शुरू हुई, जारी रही जंग अज़ीम। अब जैसे जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ ने यह वादा किया था कि हम इंतखाबात करवाएंगे और उसके बाद हिंदुस्तान जो है आज़ाद होएगा और उसकी तकसीम होगी। अब जो कांग्रेस मुस्लिम लीग का मुतालबा था जो, और 1945 में आखिरी इंतखाबात हुए। वो इंतखाबात ऐसे थे कि उसके ऊपर जो हुकूमत बनी वो मुश्तरका हिंदुस्तान की, यानी जो हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था उसकी एक उबूरी इंटर्म गवर्नमेंट समझ लीजिए, लेकिन वो मुंतखब थी। उसके वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके अंदर जो वज़ीर दिफा थे वो सरदार पटेल थे और वज़ीर ख़जाना लियाकत अली खान। अब जब ये हुकूमत बन गई तो लॉर्ड वेवल उस वक्त वायसराय थे। ये वायसराय जो हैं ये मार्च 1947 में रुखसत होते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडोनेशिया में थे वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-4.5 महीने में हिंदुस्तान को तकसीम करते हैं वगैरह। अब हम आ जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान हिंदुस्तान की दीगर 540 रियासतों से मुख्तलिफ है। इसके पास 770 किलोमीटर से ज़्यादा का साहिल भी है। इसके पास 950 किलोमीटर के ईरान के साथ सरहद भी है और इसी तरह इससे कहीं ज़्यादा सरहद अफ़गानिस्तान के साथ भी। अब उस वक्त इस्लामी ममालिक 3 या 4 उसमें पेपर में दुनिया में आज़ाद हैं। एक सऊदी अरब है जिसको इज़राए तकल्लुफ़ उन्होंने आज़ादी दी है कि अगर इस पे कब्ज़ा किया मुसलमान बेदक जाएंगे, जज्बाती हो जाएंगे। एक तुर्की था जिसने जंग अज़ीम अव्वल के 18 के बाद ही लड़कर आज़ादी ली, वो मुकम्मल आज़ाद है। एक अफ़गानिस्तान आज़ाद है, उसका स्टेटस आज़ाद है, वो अक़वाम आलम का भी मेंबर है और 1945 में बनने वाली अक़वाम मुत्तहिदा का भी मेंबर है। इसी तरह ईरान की पोजीशन। अब आप ज़रा देखिए, अब इस सूरत हाल में 2 सेक्शन पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं उसी तरह तज्जिया करूँगा जो अनासिर आते। अब उसमें 2 सेक्शन ऐसे हैं, एक ये चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, जिसके रूए रवां जो है वो जो खान अफ़कल्लात मीर अहमद यार ख़ान के भाई जो है
शहजादा करीम खान, ठीक है, और बाकी उनके साथ लोग हैं। अब इस दौरान वो एक पार्लिमानी तर्ज की पार्टी भी बना देते, कलात नेशनल पार्टी, ठीक है। और इधर जो है जो शमूलियत या इख्तियार जो है वो खान अफ कलात के पास है, ठीक है, रियासत का। और जहाँ तक बलूचिस्तान की शमूलियत का ताल्लुक़ है तो वो दो हैं, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान है, एक रियासती बलूचिस्तान है। अब इसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर जो इलाके शामिल होने उनके लिए एक अलग फार्मूला है कि सिंध की असम्बली के अराकीन ये फैसला करेंगे कि हमने भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में, ठीक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम की एक सूरत हाल है कि वो फैसला करेंगे भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर दो ग्रुप जो हैं, एक बादशाह खान का और एक कयूम खान का, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर असर रखते हैं। अच्छा, और जो है बलूचिस्तान के लिए ये है कि ये शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के गैर सरकारी अरकान ये फैसला करेंगे कि इसमें अब ये आखिरी दिनों में तो यूं लग रहा था कि कोई पता नहीं 30 जून को जब ये ऐलान हुआ और उसके अंदर सिलसिला रेफरेंडम वगैरह का सामने आया कि ये हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन अब इसमें ये थी कि कौन अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा मजबूत तरीके से उस जरगा में पेश कर सकता है और उसमें कर सकता। एक दिन बहरहाल उसने जो गवर्नर AGG था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसने लेट भी किया, डिले भी किया, लेकिन फैसला जो है नवाब मोहम्मद खान जोगज़ई के उसमें वो खड़े हो गए और उन्होंने रात को मेरे ख्याल वो किया था, उसने कहा कि हम सब का फैसला है। तो शायद 2-4 ही ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत की और वो डन हो गए। ये तो वो ताल्लुक़ था जो ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब रियासत के लिए सिलसिले थे, तो रियासत का ये है कि वो फिर बाद में आने वाले दिनों में 1-2 साल 3 साल के बाद जो है वो कई चीज़ें, कोई कंडीशंस वगैरह तय करने के बाद वो जो है उसमें शामिल हुई। लेकिन वो जो बुनियादी चीज़ थी, मैं ये समझता हूँ जो कायदे आज़म का एक नुक्ता था कि इसको सूबे का दर्जा देना, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद 1970 के इंतखाबात तक बलूचिस्तान को नहीं दिया गया। एक तो वैसे ही जैसे ही आया तो इसको जो है मरकज़ से इसका ताल्लुक़ रखा गया, इसकी अपनी हैसियत कुछ नहीं थी। 2 डिवीज़न थे, एक कलात डिवीज़न था, एक कोयटा डिवीज़न था, और कलात और कोयटा का जो कमिश्नर था वही करता धरता था सब कुछ, एक गवर्नर की हैसियत उसको हासिल थी। और उसके बाद जो है जब दूसरा दौर आया तो फिर वो 1 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट में ये मर्ज हो गया। अब 1 यूनिट का जो फार्मूला है, इसको अगरचे बंगाली जो लीडर थे सरवर्दी और दूसरे तीसरे सब ने सपोर्ट किया था इसको, उन्होंने किया था, और इधर के भी कुछ लोग थे, लेकिन कुछ वहाँ पर कुछ भाषानी वगैरह दूसरे उन्होंने इसकी अपोज़ किया था। और इसी तरह हमारे यहाँ कौम परस्त जो थे वो बिल्कुल इसके ऊपर शुरू से इत्तेफाक नहीं करते थे, और पार्लिमानी जमहूरी अख्तार, उसूल, तौर तरीक़ा या उसकी जो फार्मेशन बनती है उसके मुताबिक ये दुरुस्त भी नहीं था, बाद में साबित हो गया। देखिए उस वक्त अगर अलग अलग सूबे होते और बलूचिस्तान को सूबा अब वो होता तो बलूचिस्तान में भी वो पार्लिमानी जमहूरी अमल जो कम से कम 1947 से लेकर 1958 तक चला, जब तक मार्शल नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो पता चलता ना। अब ये था कि एक्सपीरियंस जो है वो जो पंजाब को बतौर सूबा वो तकरीबन 800-900 साल का था, वो तो बहुत पहले से सूबा रहा, मुगलिया दौर में बड़ा अहम सूबा रहा। सिंध जो है वो बम्बई के साथ अटैच था, लेकिन जब अलग हुआ तो उसको एक मतलब है जब 1935 में अलग हुआ तो उसके बाद उसको उसका स्टेटस रहा, उसके पास असम्बलियाँ बनी, उसका सेक्रेटेरिएट बना वगैरह वगैरह, यही सूरत से बलूचिस्तान बहुत बेचारा वो रहा। इसके पास वो जो जिसको कहना तजर्बा वो आ ही नहीं सका, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बस वही है
जो एक दौर हमारे पास गुज़रता है नसीर खान नूरी से लेकर के जो मीर मेहराब खान शहीद तक, जब तो जो 1839 में अंग्रेज़ से जंग करते हुए शहीद होते हैं कलात मेरी के करीब, इसमें तो उसका वो है। और इसमें नसीर खान नूरी जो है वो एक पर्सनालिटी है और इंटरनेशनल है। उस वक्त तारीख़ में अगर देखें तो वो दिल्ली तक फतूहात भी कर रहे हैं, सिखों के ख़िलाफ़ भी वो लड़ रहे हैं और पानीपत की जंग में भी और सब कुछ, तो उनका तो एक स्टेटस है। उसके बाद भी मीर मेहराब खान तक मुकम्मल आज़ादी, एक मुख्तारी। उसके बाद जो है वो एक अजीब सी सूरत रही, अंग्रेज़ की आ गई। इसी तरह गवादर जो है वो सल्तनत ओमान को, शहजादे को ऐसे ही उस वक्त दिया था कि जब वो पनाह लेने आया था वहाँ से दर बदर होकर के, और बाद में जो है वो उसका हकदार बन गया। अब खान अफकलात क्या करता कि वहाँ पर भी अंग्रेज़ का असर था, यहाँ पर भी अंग्रेज़ का असर था। तो मतलब है वो होना तो ये चाहिए था कि जब आपको हमने पनाह दी थी तो आप जब आपका इख्तिदार बहाल हो गया और आप उसके ऊपर आप वापस कर दें उसका, लेकिन वो उसने भी वापस नहीं किया। ये फिर फिरोज़ खान नून के ज़माने में जो है ये जो है वापस लिया गया हिसाब। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ बैलेंस चलनी चाहिए।